12 बामण 12 बाटर 12 विश्वकर्मा एक घाट। अरे भ्याणी में बामणा के 40,000 वोट तो हैं, फिर यह बड़ी कमजोर सीट है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि फौजी बहुत बड़ा होता है, बहुत सीधा होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल ब्रह्मोत्सव के पंडाल से आपके साथ लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और डीपी वॉची स्पीच आपका रहा और उसके बाद कहीं ना कहीं युवाओं ने आपको घेर रखा है। जिस तरीके से एक फौजी के तौर पर आज ये कार्यक्रम भी कमांडर सुनील शर्मा ने किया, पहले तो इसकी झलकियां भी आपने देखी हैं, यहाँ से नब्ज टटोलने की भी कोशिश की है आपने, क्या कुछ यहाँ से रुख निकला है? फौजी ने प्रोग्राम बहुत बढ़िया किया। मैं जब आ रहा था तो लोग उठ के चल पड़े थे और स्टेज से बाबा जी बोलने लग रहे थे। अब उस पे वो सारे लोग वापस आगे बैठे तो ये पंडाल भरा था, मगर नू कहा करें कि 12 बामण 12 बाटर 12 विश्वकर्मा एक घाट। वो रवि जांगड़ा यही है कि हैं? तो अरे भ्याणी में बामणा के 40,000 वोट तो हैं, फिर यह बड़ी कमजोर सीट है क्योंकि बड़े तकड़े तकड़े लोग सारे खड़े हो जाते हैं। सुनील का भी कुड़कुड़ी होगी और क्या है, तो उसने पैसे लगा लिए। मैं तो एक फौजी भाई को, हालांकि उसने तो कह दिया मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं नू कहता हूँ फौजिया ने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लोग पीछे खर्चवा देंगे, उल्टा ही ऐसा हो जाएगा, रिक्रूट भर्ती हो जाएगा। क्या मानते हैं कि आने वाला वक्त लोकसभा का है और लोकसभा के लिए चाहे मीडिया की बात कर लें या विश्लेषकों की बात कर लें, कोई कह रहा है कि डीपी वत्स हिसार से लड़ेंगे, कोई रोहतक की बात कर रहा है, कोई अलग अलग जगह के नाम दे रहा है। आपके दिमाग में और मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है? लोग कह रहे हैं कि इन दोनों को ही पता है ये कहां से लड़ेंगे और वो कहां से लड़वाएंगे। आज कुछ पत्ते खोलेंगे। चलो, कम से कम मेरे बारे में सोचा तो बहुत ऊंचा गया, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बाकी तो मेरी पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हाईकमांड को ही पता है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो नहीं थका हूँ, चुनाव तो मैंने कभी लड़ा ही नहीं, मैं तो अनअपोज बना था। अब वो 74 साल का मैं 13 दिन कम रह जाएगा जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा, तो ये भी है इसे छोरे खड़े जवान जवान से इन मिलने दे चांस। बाकी मैंने कह दिया था वहां खड़े होके कि भीष्म पिता में 130 साल का लड़ा था कृष्ण भी, और 90 साल के तो ये बाकी पांडु भी थे, युधिष्ठिर। जो जिम्मेदारी फौजी को मिलती रहती है वो फौजी निभा देता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि फौजी बहुत बड़ा होता है, बहुत सीधा होता है। वीके सिंह चुनाव लड़के रिकॉर्ड मार्जिन से जीता है, उसका बैकग्राउंड था पॉलिटिकल, उसका फादर इन लॉ पॉलिटिशियन था, उसके साले पॉलिटिशियन है। वरना फौजी ने जहां से भी चुनाव लड़ा आमतौर से जमानत जब्त करा के लकड़ी। तो किसी लोकसभा सीट से खास अभी प्रभाव आप मानते हैं कि वहां पे आपका प्रभाव ज्यादा है, वहां से आपने कोई मन बनाया? सारे हरियाणा में प्रभाव है और मैंने पूना में भी इसी तरह प्रभाव है। सारी इंडिया में मैंने सर्विस की है, 37 साल फौज की सर्विस की। 6 साल से मैं फौजी कमेटी का वाइस चेयरमैन रहा, और इसकी बीजेपी की नौकरी फौज से भी सख्त। ये तो तेरड़े इसका भी फोटो मांगेंगे और नूकेंगे के क्या है, तो या तो फौज से भी सख्त नौकरी है, कदे तो रिटायर होने दो। मोदी जी का दावा ठोक रहे हैं, कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता से या नेता से बात करें, 400 पार की बात करें, हरियाणा में 75 पार की बात की थी लेकिन वो नहीं हो पाया, अब 400 पार की लोकसभा में दावा ठोक रहे हैं। श्री राम मंदिर का खास करके पॉजिटिविटी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नजर आती है। दोनों चीजों का कितना आपको लगता है? राम जी करेगा बेड़ा पार, एक जो कहा वो करया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 370 हटाई, 35 ये हटाई, 3 तलाक हटाया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को स्क्रैप किया, 1500 कानून निरस्त कर दिए। मेरे देखते देखते नई पार्लियामेंट बन के हम उसमें शिफ्ट हो गए, पुरानी में तंग थे। मेरे देखते देखते अकोमोडेशन बन गई, खड़ी होगी। कोविड जैसे बहुत बड़े गड्ढे को पार करके हम, जिसमें संसार टूट गया, हम खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हम कहते हैं वो करते हैं। उस विकास के मुद्दे पे पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक के साथ के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मोदी जी तो एक आत्म शक्ति रखने वाला, इच्छा शक्ति रखने वाला दृढ़ प्रतिज्ञ नेता है। वो हमारा सौभाग्य है, देश का सौभाग्य है। जनरल वत्स वो करेगा जो राष्ट्र हित में होगा, राष्ट्र प्रथम वाला है, सारी उम्र फौज की नौकरी।
लेकिन धारा 370 को आप बखूबी समझते हैं, फौजी रहे हैं, और दूसरी तरफ श्री राम मंदिर, ये दो दावे ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ से किए गए ये काम है, मोटे मोटे जो सबकी जुबान पर, बीजेपी वाले भी इनके गुणगान बहुत ज्यादा करते हैं, सबसे पहले करते हैं लिस्ट अगर इसकी आती है तो। और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो कहता है कि हमारा भला ये इनमें कहां से हो गया। तो इन दोनों चीजों को आप मानते हैं कि आम जनता का धारा 370 से, हरियाणा के लोगों का, दिल्ली के लोगों का, या आसपास के यूपी के लोगों का राम मंदिर से और धारा जो 70 है इससे भला हुआ? हरियाणा देश का एक भाग है, 2% आबादी और 1.5% एरिया। मैं तो पूरा देश और वसुधैव कुटुंबकम वाला आदमी हूँ। उसमें देश का भला वहीं हरियाणा का भला, हरियाणा का भला ना देश का भला है। कश्मीर के मुद्दे पे, कश्मीर के चप्पे चप्पे पे, मैं कश्मीर में एक दफा चुनाव प्रचार करने गया, वो बोले जी हरियाणा वाले यहाँ पे क्या काम। मैंने कहा कश्मीर के चप्पे चप्पे पे उसकी हिफाजत करते हुए हरियाणा का खून गिरा हुआ है। तो हरियाणा का भला पूरे देश का भला है, पूरे संसार का भला है। तो कहीं ना कहीं किसान कूच करने का दावा ठोक रहे हैं और उसके लिए तैयारियां, कहीं धारा 144, कहीं नेट इंटरनेट बंद कर दिया गया है। क्या मानते हैं, चुनावी कुछ महीने का वक्त चल रहा है, कुछ दिन गिनती के चल रहे हैं, इस दौरान ये ऐसा मामला होता है और किसान आंदोलन जैसा मामला बन जाता है, तो कैसे देखते हैं आप? कस्में हम अपनी जान पे खाए चले गए, फिर भी वो एतबार ना लाए चले गए। तो फिलहाल ये लास्ट में इनका जवाब है, और फिलहाल आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में चुनाव के लिए कहीं ना कहीं से जरूर डीपी वत्स उतरेंगे, ऐसा इनके कार्यकर्ताओं का और बीजेपी के लोगों का मानना है। मीडिया गलियारों में भी डीपी वत्स राज्यसभा से तो रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन लोकसभा में गिनतियां इनकी शुरू हो चुकी हैं। हिसार और रोहतक को लेकर सबसे बड़ा दावा, और आज ब्रह्मोत्सव के पंडाल से इन्होंने जिस तरह की बातें स्पीच और मीडिया के माध्यम से की, उससे आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट के माध्यम से लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।